वेलकम डियर स्टूडेंट इन एनसीईआरटी रीडर। तो दिस इज कंटिन्यूएशन वीडियो जो कि चैप्टर अभी हम लोगों का एटम्स एंड न्यूक्लियर का चल रहा है। उसी कंटिन्यूएशन वीडियो में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम लोग देख चुके हैं वो है एटम्स के बारे में, बेसिकली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, बोर्स मॉडल के बारे में। बोर्स में कितने ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको दिमाग में रखने हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, formula point of view. You can extract the major formula from here so that you can remember the formula in while you are writing the GMN exam. And this is what I have discussed in the previous video. It is electron jumping from n is equal to 2 to n is equal to 1 position, here wavelength, and then this momentum it is, and then continuation from here it will be. So this is what it is I covered in the last video. तो इस चैप्टर का जो मेजर सेगमेंट है जिसको आपको अब समझना है वो मेनली न्यूक्लियर पार्ट है, क्योंकि एटम के बारे में हम लोग मेजर डिस्कशन देख चुके हैं। ठीक है, तो बोर थ्योरी का कुछ जो लास्ट में बोर के थ्योरी को हम लोगों ने देखा, तो बोर थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिस ड्रॉबैक को हम बस लाइन अप कर रहे हैं। क्या है ड्रॉबैक? ड्रॉबैक नंबर 1 जो कि बोर जो है अनेबल टू एक्सप्लेन हुआ फ्यू थिंग्स के बारे में, कि बोर का जो एजम्पशन था उसके बेसिस पे उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मेनली, या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बोला। तो एनी स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट अ सिंगल लाइन। ये चीज जो है आप देख सकते हैं, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइंस आ रहा है वो वेरी क्लोज टुगेदर होता है। तो ये चीज था एक जो कि बोर का, मतलब इस चीज को ड्रॉबैक बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट है बोर्ड के बारे में जो कि आपको ड्रॉबैक है, कि वो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही ज्यादातर उन्होंने बात किया और उसी से रिलेटेड बात किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इज नॉट एक्सप्लेन्ड, क्योंकि हम लोग जो है इस चीज को ये चीज बोर के थ्योरम में जो है, आपको बोर के थ्योरी में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में मेनली डिस्कशन। फिर इसमें जब भी हम बात करेंगे तो इन्होंने ये चीज को मान लिया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, उसका उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया। सो इट इज ऑल्सो नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन of what you can say principle of quantization of angular momentum. So this is principle of quantization. इसके बारे में इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया कि इसका एक्सप्लेनेशन कहां से है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट जो कि उस टाइम पे लोगों ने मान लिया, क्योंकि बहुत सारा बात इनका सही भी था, तो उसके बेसिस पे लोगों ने इनकी बातों को रख लिया। और बट ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिसमें कि ज्यादातर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था एटम में, या जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये क्वांटाइजेशन है, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। There is also one thing called G-man effect. You must be knowing it is no explanation of G-man effect. So no explanation of G-man effect. तो G-man effect का भी कोई explanation नहीं मिला। G-man effect के बारे में जो है आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब कोई भी substance, if a substance which gives a line emission spectrum and is placed in magnetic field, then the line of a spectrum get splitted over there into the number of closely spaced line. So this is what it is called phenomenon is G-man's effect. तो इस चीज के बारे में इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जब किसी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जोन में प्लेस कर दें, तो वहां पे जो लाइन का स्पेक्ट्रम का जो लाइन आएगा वो स्प्लिट कर जाएगा डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस लाइन में, जो कि जीमेंस का एक्सपेरिमेंट है। बट इसका इनका बोर्स का जो थ्योरी है वो जीमेंस के एक्सपेरिमेंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। एंड देयर इज ऑल्सो वन थिंग विच इज कॉल्ड ड्रॉबैक ऑफ बोर, इट इज दैट नो एक्सप्लेनेशन
for Stark effect. No explanation of it. Stark effect क्या होता है? It is a splitting of lines over there. That which line we are talking about? तो जो भी यहाँ पे है वो स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम जो हम लोगों को मिलता है, तो उसमें जब स्प्लिट होकर के लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में बन जाए, उसको स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। तो स्टार्क इफेक्ट, जीमेंस इफेक्ट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो स्टार्क इफेक्ट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं काफी डीप में। तो स्प्लिटिंग नहीं होता है इसमें किसका, लाइंस का, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको स्टार इफेक्ट, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इनके पास, नहीं था। तो दीज आर कॉल्ड ड्रॉबैक्स। कुछ चीजें होती है जो 100% अगर उसके बारे में हमें आइडिया होता है कि वो चीजें सही है, और उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये उसका ड्रॉबैक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बोर का ड्रॉबैक रहा है, जिसमें कि एक तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होगा उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उस प्रिंसिपल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन्होंने बस जड़ लिया उस चीज को। तीसरा, जीमेन इफेक्ट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जोन में अगर कोई लाइन स्पेक्ट्रम को लाया जाएगा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को लाया जाएगा, तो वो स्प्लिट होगा डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस, डिफरेंट लाइंस ओवर देयर में स्पेक्ट्रम जो है स्प्लिट होगा नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस लाइंस के फॉर्मेट में। इस इफेक्ट को जीमेंस इफेक्ट बोलते हैं, जो कि इसमें नहीं होता है। मतलब इनका बोर्ड के थ्योरी के बेसिस पे जीमेन इफेक्ट नहीं और स्टार्क इफेक्ट भी नहीं होता है। तो दीज आर द थिंग व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड, दैट दीज आर द ड्रॉबैक्स व्हिच यू कैन इंक्लूड इन केस ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ बोर थ्योरी। So this is the drawback what you can understand. These are the mainly four drawback I have mentioned here, that is you have to keep in mind. Okay, next we are having now binding energy. Binding energy जो है, यहाँ से आपका जो न्यूक्लियर सेगमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इस चीज को आप समझिए कि एक तरह से कोई भी सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें डिफाइन करना हो, तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसके कंस्टिट्यूएंट को इन्फिनिटी से उस सिस्टम को बनाने में, I am repeating again, binding energy of a system is defined as the energy released when its constituents are brought from infinity to form the system. That is the meaning. तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यही है कि बाइंडिंग एनर्जी किसी भी सिस्टम का अगर हमें डिफाइन करना हो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is defined as the energy released, energy released when its constituent when its constituents are brought from infinity to form the system, to form the system. That binding energy, what you can say here, it is minus of total energy. That is the meaning. What the binding energy, it will be negative of the total energy. That is the meaning of binding energy. That means binding energy, you need to understand that it is, बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए बस आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिल करके सिस्टम बन रहा है, उसको इंफिनिटी से उस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। देयर विल बी वी हैव एक्साइटेशन एनर्जी आल्सो। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कि एनर्जी जो नीडेड होगा एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी। सो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट हम लोग जानते हैं, ग्राउंड स्टेट जानते हैं। तो एक्साइटेड एनर्जी व्हाट इट इज एक्साइटेड एनर्जी। तो एक्साइटेड एनर्जी का मतलब हो गया कि एनर्जी नीडेड, कहाँ के लिए? एनर्जी नीडेड टू टेक द एटम
from the ground state, from the ground state to an excited state, excited state. This is called excitation energy. Excitation energy. So that means excitation energy अगर हमें बोलना हो तो that is what it is called, excitation energy. Here I have written excited, it should be excitation. Excitation energy. Okay. सो एक्साइटेशन एनर्जी के लिए आपको यही चीज, जैसे हाइड्रोजन अगर ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हाइड्रोजन एटम जो है ग्राउंड स्टेट में है तो उसको कितना एनर्जी चाहिए सो दैट कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो हाइड्रोजन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होगी। यानी कि ग्राउंड स्टेट से अगर हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको कितना एनर्जी चाहिए? इस केस में इसको ग्राउंड से यहां ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में। इफ इट इज हाइड्रोजन एटम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, अब अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए एनर्जी, तभी ये जाएगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी नीडेड टू टेक द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट is called that excitation energy. Next we have excitation potential. So what the excitation potential it is? Excitation potential. So excitation potential, what the excitation potential it is? तो एक्साइटेशन पोटेंशियल को आप समझिए इस तरीके से कि पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर एक्साइटेशन एनर्जी। बस यही चीज, एक्साइटेशन एनर्जी को गेन करने के लिए चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेट करना होगा उसको जो पोटेंशियल चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। So that means we can say that the potential through which an electron should be accelerated. It is accelerated to acquire excitation. You can say here excitation energy. I am talking about excitation energy. So potential through which an electron should be accelerated to acquire excitation energy is called the excitation potential. Is called the excitation potential. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये चीज बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि एटम अगर हाइड्रोजन एटम है और वहां के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होगी, कि मुझे नहीं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर एक्साइटेशन एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम in first excited state क्या होगा, 10.2 electron volt. That is excitation potential. It is not electron volt, sorry, it will be 10.2 volt only. इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज है, और वोल्ट जो है ये आप जान रहे पोटेंशियल है। तो चार्ज को जब हम पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी होगा। तो यहाँ पे ये चीज बोला जा सकता है कि द what we can say here, it is the excitation here, excitation potential of hydrogen, excitation potential of hydrogen atom, this will be in first excited state. First excited state is 10.2 volt. This is what it is there. You should keep in mind that what is excitation potential here, it is
नाउ एक्साइटेशन पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है. आयनाइजेशन पोटेंशियल इज आल्सो देयर वन इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड. So what is ionization potential? What is ionization potential? It will be just ionization potential. How we can define ionization? Now our next topic to understand here is ionization potential. How we can relate ionization potential? So it is ionization potential. Ionization potential. Ionization potential. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा. पोटेंशियल जो अभी हम लोगों ने देखा था, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, उस पोटेंशियल को हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है. पोटेंशियल आयनाइजेशन को समझने के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होगी, लेकिन है क्या पहले वो जान लेते हैं. पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर आयनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो उस चीज को भी हम लोग देखते हैं. So that means कि the potential through which an electron must be accelerated. So अगर इसको एक्सेलरेट कराया जाए तो एक्वायर क्या करेगा. एक्वायर आयनाइजेशन एनर्जी is called ionization potential. आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है. आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग ये चीज समझ लिए कि पोटेंशियल थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड एंड टू एक्वायर आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. बट इसके बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है. क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, और इसको डायरेक्ट यूज करेंगे एज अ रिजल्ट. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर regarding ionization potential. First point, this is ionization potential IP. This is ionization potential of hydrogen. If it is for hydrogen atom, तो इसके लिए अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट में क्या होगा. तो दिस इज ग्राउंड स्टेट आई एम राइटिंग. दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 volt it is, because this is potential, so it will be that energy, it should be volt potential. There also I have written here, it is, this is 13 ionization potential of hydrogen atom in ground state, it is 13.6 volt. Then we are having the second important point, that ionization potential of Bohr atom. If ionization potential of Bohr atom, if you consider Bohr atom, this is hydrogen atom, but ionization potential of Bohr atom in the ground state, it will be Bohr atom means it will be hydrogen like atom. So this Bohr atom I am considering here, and in ground state, so ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 13.6, and then you have to multiply here Z square volt. So this much it will be 13.6 into Z square, that volt it is. Now the third important point regarding this ionization potential is, if suppose energy of electron, if I am writing for the helium plus atom, this is hydrogen like atom only. So energy of electron in helium plus, this will be hydrogen like this ion it is. तो इस केस में जो अगर हीलियम प्लस आयन में अगर हम बोले, इन हीलियम प्लस आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, what it will be 13.6 electron volt. That is, here energy I have written, that is the meaning helium plus ion in first excited state, it is 13.6 electron volt, and this is the electron, same energy of electron in hydrogen atom in ground state also. This is the same energy, you can say, that is same as energy of electron in
in hydrogen atom, in hydrogen atom in ground state, in ground state. So these are the things which you should keep in mind, rather in terms of annihilation potential. And then we have the next point. It is नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको जब भी यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करते हैं, तो व्हेन सम एनर्जी इज सप्लाइड टू हाइड्रोजन सैंपल, जैसे ही आप कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स एटम मूव टू देयर एक्साइटेड स्टेट। उस केस में उसका जो एटम है वो कहाँ पे जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एंड व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, उस केस में फिर क्या होगा? ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर, that when some energy is supplied, when some energy is supplied, किसको देना है? supplied to hydrogen atom, to hydrogen atom. If it is supplied to hydrogen atom or hydrogen sample, you can say, in that case what happen? Its atom move to their excited state, excited state। जैसे ही आपने कुछ एनर्जी हाइड्रोजन एटम सैंपल को दे दिया, उसका एटम कहां पे चला गया? एटम मूव टू देयर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब क्या होगा? व्हेन दे कम बैक, जब वो आएंगे वापस, तो कहां पे आएंगे? टू ग्राउंड स्टेट, अपने ग्राउंड पे आएंगे, टू ग्राउंड स्टेट। तो उस केस में क्या होगा कि ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ए नंबर ऑफ spectral lines are emitted. This you need to keep in mind. यहाँ पे number of spectral lines कहाँ से आ गया भाई? तो जब आप एनर्जी दिए एटम को, हाइड्रोजन एटम को, तो वो एटम जो है मूव कर गया एक्साइटेड स्टेट में, और फिर एक्साइटेड स्टेट से जब वो पुनः फिर से again if it is coming back to the ground state, in that case what is happening here? number of spectral lines यहाँ पे emit होगा, emit। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करे एक N1 से N2 में या N2 से N1 में, तो उस केस में किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन दैट टर्म? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी हैव इज लेट एन इलेक्ट्रॉन जंप्स। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से? फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू कैपिटल N। मान लिए ये हम कहाँ पे, ये जो है n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n इज इक्वल टू कैपिटल N में वो जा रहा है, जंप कर रहा है। तो उस केस में कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बॉर्न होगा? देन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये कितना होगा? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये बनेगा आपको n इंटू n-1, ये आप जान रहे होंगे, डिवाइडेड बाय 2। दिस इज here, this is important that electron jumps from n is equal to 1 to n is equal to n. In that case what is happening? different number of spectral lines जो born होगा वहां पे, वो कितना होगा? वो क्या होगा? तो this is n into n-1/2। अब इसमें जो नेक्स्ट फॉर्म निकल के आ रहा है वो है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो पॉसिबल हो रहा है when electron is making some transition from n is equal to 1 n1 to n2, it is in that case number of spectral line कितना पॉसिबल होगा? This is also important, number of spectral lines possible, कितना पॉसिबल होगा? क्योंकि उसमें आपको ये चीज जानना जरूरी है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप होगा तो कितना होगा। तो when an electron makes a transition, कहां से कहां तक लेके जाना है इसको? ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू कैपिटल N टू n इज इक्वल टू, मान लेते हैं कैपिटल M, मान लिया कि यहां से यहां ले जा रहे हैं।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो ये डिपेंड करेगा n माइनस m, देन n माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज, अगर हम मान लेते हैं कि ये n का जो आपका जंप हो रहा है, दिस इज, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस, इफ इट इज 5 टू, इफ इट इज 5 टू सपोज 2 आई एम कंसीडरिंग, तो इस केस में अगर हम इसको यूज करना चाहे तो दिस इज 5 माइनस ऑफ 2, देन 5 माइनस ऑफ 2, and then plus 1 and divided by 2. So how much it will be? It is just example I am putting here. 5 minus 2 it is 3, and 5 minus 2 it is 3 plus 1 it is 4 and divided by 2. So it will be, here it is 2. So 6 you will be getting here. Number of spectral line possible when an electron makes a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2. ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाला क्वेश्चन तो एडवांस में कई बार पूछ चुका है, हाँ बिल्कुल पूछा हुआ है। तो ऐसा जाके देखो, क्वेश्चन को खुद से समझ आएगा, जो चीज यहाँ डिस्कशन हो रहा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, या वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके जेई मेन या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। आप सॉल्व करोगे जेई मेन में, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ओवर देयर एंड व्हाट आर द बेसिक fundamental formula here, so that you can able to solve. That is the thing you need to remember always. Next point we are having, this is the 7 point here. So sorry, yeah, 5 point I have mentioned, 4, this 1 2 3 4 5, these are the important point related with binding energy, ionization potentialities. So 7 point here, it is force between the electron and proton at a distance of r. If I am writing that force will be, it is in the form of, if a force I am considering there, force between electron and proton at a distance r, at a distance r, this is at a distance r, that force varies like this. F is equal to some k divided by r to the power 4, where, or you can say, potential energy is directly proportional to some constant k divided by r cube. This is what it is. And the force between the electron and the proton, this is the force variation here it is, and this is the potential energy variation. Then applying Bohr's model on hydrogen atom, what we have, this one, let's see it is, if we apply, then if this what I am saying you, if a force between electron and proton at a distance r is this one given to you, or the potential energy variation is this one given to you, in that case what will be the picture? If we apply the hydrogen model of hydrogen atom model of the Bohr it is, so then apply Bohr model it is, Bohr model of hydrogen atom. If I'll apply Bohr model of hydrogen atom, in that case what we'll get here, we get this k by r4 is the force between that electron and proton, and this is nothing but the centripetal force mv square by r. So this is the first equation I'm writing on the basis of centripetal force, and then we are having that mvr is equal to nh by 2 pi. This second thing I have written here. And while you're solving this 1 and 2 relation, because 1 we are having here v also, here v also, or here r we are having here r also. So once you solve this one, you will be getting that velocity is directly proportional to n cube, and radius is directly proportional to n to the power minus 2, and energy is directly proportional to n to the power 6. So v is directly proportional to n q, r is, so likewise you can relate here. If the question may be asking you that the force and potential energy relation, if it is distance between electron and proton are like this, so how you can relate with the velocity of nth orbit, like that it is the radius of nth orbit, this is energy of the nth orbit, it will be. So these are the question, maybe this format kind of question have been asked in JEE, and maybe it will be asking you. So you need to relate that how I am writing this one on the basis of just centripetal force and the angular momentum conservation, so that you can rely, if it is force is given to you or potential energy given to you, you can relate the force and potential energy, that you know that force is minus of du by dr,
and on the basis of that you can relate it with the centripetal force and angular momentum conservation, and then you can find out what will be the velocity, radius, and energy. I hope it is clear. Next point we are having about the Rydberg constant. This is also important, that Rydberg constant if motion of nucleus is also taken into account. When we consider that nucleus motion over there, if it is considered to be the nucleus is in motion, then it is given by this relation I'm writing. This R dash is equal to capital R divided by 1 plus of small m divided by capital M. What is the here small m, capital M, and the R is Rydberg constant. So a small m is the mass of electron. This is mass of electron. Mass of electron. Then what is capital M here? It is mass of nucleus. Mass of nucleus. So on the basis of this one, if Rydberg constant, you want to find out when the nucleus motion is also taken into account, in that case we can use this is to be the Rydberg constant over there. Okay, next we are having the nuclei to learn it is. So come to the next topic, we are having nuclei. So nuclei. Nucleus is the first term. It is discovered by the what you can say Rutherford only, and it is the core of atom. What we have learned in it is having the nuclei. Once I say nuclei, it means nucleus is made up of the proton and neutron. So once I'm talking about this is called nucleon. If it is nucleon, that means it is having proton and neutron. It is having neutron. So proton, when we are talking about proton is called plus charge and neutron is having no charge. ठीक है. तो mass of neutron होगा क्या? Mass of neutron है यहाँ पे 1.67, and the other value you can go for this is I'm writing just 2-3 digit only. So 1.6749 I'm writing. And in terms of 10 to the power, it is minus 27 kg. This is the mass of neutron. And if I'll write the mass of proton, this is what you can say 1.67. तो 2 डिजिट तक तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीसरा डिजिट यहाँ 49 है, और इस केस में जो है आपको it is 26. So that is the difference here. It is between mass of neutron and mass of proton. 10 to the power minus 27, तो दोनों में सेम है. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन को जब भी हम यूज करें, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस लेवल की बात हो रही है, तो मास को हम लोग लिखेंगे एनर्जी के टर्म में. तो मास को एनर्जी के टर्म में कैसे लिखें? आइंस्टीन है ना अपना. मास इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. आइंस्टीन जो है वो तो दे के चला गया ना, E इज इक्वल टू mc². यहाँ पे E एनर्जी है और C स्पीड है. अब आपको अगर मास पता है और स्पीड ऑफ लाइट को यूज करेंगे, तो उस मास में क्या एनर्जी होगा उसको हम लोग निकालेंगे. तो एक एनर्जी लेवल मास का अगर हम 1 AMU को निकालें, तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग 1.660 and 5 this much digit only I'm writing. Then you have 10 to the power of minus 27 kg. इसमें और भी डिजिट होगा, अप्रोक्सीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड इट इज 1.66. तो 1 AMU जब भी हम बोलेंगे इतना होगा, और ये इक्विवेलेंट किसके यूज करेंगे? इसका मतलब इसका एनर्जी हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज व्हाट इट इज एनर्जी. और इसमें आप जो है इलेक्ट्रॉन, दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी में C² से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा पर C² हियर. So this is what it is. You need to understand that 1 AMU को जब भी हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और उसको हम लोग 1 AMU बोलेंगे. तो 1 AMU को हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो ये एनर्जी उसका हमेशा यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज होगा. न्यूक्लियस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे न्यूक्लियस को? तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स की तरह इस तरह से डिनोट करेंगे. यहाँ पे Z and A लिखा जाएगा, जिसमें
ए क्या है? ए जो है यहाँ पे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। एंड मास नंबर में हमारे पास क्या क्या होता है? मास नंबर जब भी हम निकालेंगे तो उसमें आप प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट इज, ये मास नंबर हो गया। और जेड में क्या होगा? तो जेड जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जेड जो है ये एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? इट इज एटॉमिक नंबर। इसको हम मेनली किससे डिनोट करेंगे? प्रोटॉन से। तो दैट मीन्स प्रोटॉन्स जितने होंगे वो आपका एटॉमिक नंबर हो गया, और प्रोटॉन्स को अगर हम न्यूट्रॉन्स के साथ जोड़ देते हैं तो वो आपका मास नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे न्यूक्लियस को। दीज आर द थिंग्स व्हिच इज कीपिंग इन इम्पोर्टेंट पॉइंट एज हियर इट इज। अब आइसोटोन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। आइसोटोन्स क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में आइसोटोन्स, तो जब भी वर्ड यूज होगा आइसोटोन्स, तो आपको ये समझना है आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो सेम नंबर न्यूट्रॉन का होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ, डिफरेंट नंबर किसका? एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different atomic number, that will call isotones, that will call isotones. Now after having isotones, what you can say? Isobar, isobars। तो isobar आप जान रहे हैं कि इसमें क्या होगा? सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर जब भी होगा तो आइसोबार्स हो गया, लेकिन सेम मास नंबर होना चाहिए, तब हम उसको आइसोबार कहेंगे। ठीक है, आइसोटोप किसको कहेंगे? आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स का मतलब हो गया सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट, डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर, देन वी से इट इज आइसोटोप्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना, जस्ट आई एम डिक्टेटिंग इट सम। जब भी हम बात करेंगे इसका, किसका? एटम का, तो एटम के जो कंप्लीट शेप को अगर हम लोग देखें तो इट इज फॉर्मिंग सेंटर एट द सेंटर प्लेस ऑफ द एटम वी आर हैविंग न्यूक्लियस। और जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो कंसंट्रेट होगा कहाँ पे? सेंटर पे होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू इमेजिन, that if I'm considering this to be the atom, so center पे जो है पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज हैविंग न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास हियर। तो मेजर मास जो न्यूक्लियस में है वो कहाँ पे है? वो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा एटम का अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल। तो जब भी हम बात करें न्यूक्लियस तो इसका साइज जो है 10⁻⁻15 ऑर्डर में होगा। दिस इज इन मीटर, इट इज कॉल्ड फर्मी ऑर्डर। लेकिन इतने छोटे साइज में भी अगर हम मास की बात करें एटम में, तो एटम का मेजर मास जो है वो न्यूक्लियस में ही होगा। दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम रेडियस अगर कंपेयर करें किसका? न्यूक्लियस का, किससे? एटम से। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा, दिस इज व्हाट यू कैन से, इट इज व्हाट वी हैव 10⁻⁻⁴ साइज ऑफ द रेडियस ऑफ एटम, it is this you can make a approximation with the radius of atom and the with the radius of nucleus. It is the third point which I am introducing here, it is that most of the part atom का क्या होगा? वो आपको empty space होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ उसके रिवॉल्व करते रहेगा कंफाइंड फॉर्मेट में, और लिमिटेड पार्ट जो है हम बोल सकते हैं कि वो एम्प्टी स्पेस रहेगा। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी स्पेस ही है। सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियॉन्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन एवरेज अगर हम बात करें रेडियस का न्यूक्लियस के बारे में, तो दिस इज वन रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, दिस रेडियस ऑफ that nucleus, it is r naught a to the power 1/3। this relation you have to remember, where a क्या है और r naught क्या है? this is the radius of what you can say nucleus, average radius you can write here। so this is average radius। एवरेज रेडियस की अगर हम बात करेंगे किसी भी न्यूक्लियस का निकालने के लिए, तो आर नॉट वैल्यू को फिक्स किया है। दिस आर नॉट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दिस यू कैन राइट ऑलमोस्ट इट इज 1.2 फर्मी मीटर। दिस इज फर्मी मीन्स 10⁻³ एंड व्हाट अबाउट ए हियर? ए इज एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। सो इट इज एटॉमिक मास नंबर। Now
this is the only major part in related with the radius of nucleus you can remember here. And if I'll talk about the density order of the nucleus, so density of nucleus order, it is you can say it will be 10 to the power 17 kg per meter cube. ये जो है न्यूक्लियस का डेंसिटी ऑर्डर है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज सेम व्हाट वी हैव द न्यूक्लियर ऑफ ऑल एटम, इट इज दैट इज व्हाट वी कैन से। जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है, तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास नंबर पे। न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर से। अब बात आती है न्यूक्लियर फोर्स की, क्योंकि न्यूक्लियस की जब बात होगी तो न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, किसके किसके बीच में लगेगा, और न्यूक्लियस अगर एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। लेट्स सी दिस। सो वी आर हैविंग द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, तो न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए, न्यूक्लियन कौन कौन है, न्यूक्लियन की जब बात होगी तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स की, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है दिस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स, फोर्स का चार कैटेगरी है जिसको आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। अब इसमें न्यूक्लियस में हम देख रहे हैं कौन कौन एटम, कौन कौन वहां पे सब एटॉमिक है पार्टिकल, तो यहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए, यानी न्यूक्लियन को न्यूक्लियर में, न्यूक्लियन में जो पार्ट आ रहा है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहे, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, और उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स ओनली। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होगा ये ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होगा, इट इज अट्रैक्टिव। कुछ केस में रिपल्सिव होता है बट उसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, बट मेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए जिससे क्या हो कि इसके बीच में जो रिपल्सन का संभावना है, किसके बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन हो सकता है, तो देयर विल बी सम रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन, उसको कंपनसेट कर दे कौन, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव जो है रिजल्टेंट हो जाएगा वहां पे। तो जब भी न्यूक्लियन को बाइंड करना होगा तो देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, दैट वी से इट इज एज न्यूक्लियर फोर्स, and this force will be strong enough to overcome the repulsive force between proton proton inside the nucleus. So क्योंकि पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन होगा जिसके बीच में फोर्स लगेगा, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा जिसके बीच में फोर्स लगेगा, और या नहीं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। इन्हीं तीनों के बीच में जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब प्रोटॉन प्रोटॉन आएगा तो दोनों पे तो चार्ज है, अब अगर इसके बीच में जो रिपल्सन होगा उस पे अगर प्री डोमिनेट कर जाए कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स जो उसको बाइंड करके रख रहा है, तो दैट न्यूक्लियर फोर्स विल बी प्री डोमिनेंट ओवर देयर। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट इट इज कॉल्ड थॉट एज ए फंडामेंटल फोर्स। सो इसको हम लोग फंडामेंटल फोर्स की तरह ही कंसिडर करेंगे। और एक्चुअल पिक्चर में क्या इसमें आपको समझना है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वही प्रोटॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रख रहा है वहां पे टू फॉर्म द न्यूक्लियन। सो न्यूक्लियर फोर्स इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू न्यूक्लियन इट इज। तो अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो इन दोनों के बीच में there will be some force over there between proton proton, proton neutron and neutron neutron. So that kind of force we say it as attractive in nature and it is called nuclear force. ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, कुछ चीजें जो आपको कुछ बस जानना है क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्यों शॉर्ट रेंज है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का डायमेंशन है वो तो काफी छोटा है। न्यूक्लियस का साइज जो है काफी छोटा है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में है ये आपको। तो इस साइज जोन में लग रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए फर्मी मीटर में है, फर्मी मीटर के डिस्टेंस में, तो इसीलिए इसको न्यूक्लियर रेंज बोलते हैं। तो शॉर्ट रेंज में जब भी फोर्स लगेगा
उसको आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर रेंज। कभी कभी आप सुने होंगे न्यूक्लियर फैमिली, तो उसी तरह से ये न्यूक्लियर रेंज है। न्यूक्लियर रेंज का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत शॉर्ट रेंज में दिमाग लगेगा, इसका शॉर्ट रेंज में फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेंज। तो न्यूक्लियर रेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये फोर्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, किसके रिस्पेक्टिव में, ऑल द फोर्स व्हाट वी आर हैविंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा, दिस फोर्स इज इट इज ऑलमोस्ट, यू कैन से इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ईएम वे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये जो है कितना ज्यादा हो सकता है, तो 50 से 60 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, ज्यादा, 50 से 60 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। और इसमें अगर सेपरेशन को अगर हम रखते हैं 1 फर्मीमीटर, तब की बात कर रहे हैं, तो सेपरेशन आर जो है यहाँ पे 1 फर्मीमीटर पे रख रहे हैं। तो जब 1 फर्मीमीटर पे होगा तो सेपरेशन तो बहुत शॉर्ट रेंज है भाई, तब हम वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात ही नहीं करेंगे। और अगर होगा भी तो उससे 50 गुना 60 गुना ज्यादा न्यूक्लियर हो जाएगा, तो न्यूक्लियर प्रीडोमिनेट करेगा वहां पे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दे कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन पे चार्ज था, हाँ था, लेकिन वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चार्ज था, नहीं था, वहां पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यानी कि जब भी हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स की बात करेंगे, तो वो न्यूक्लियर फोर्स ही होगा, और इसमें चार्ज का कोई योगदान नहीं रहेगा। ये एक अलग तरह का फंडामेंटल फोर्स है, अलग तरह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर फोर्स इज what you can say same between the proton proton and neutron neutron and neutron proton, so whatever the force you are having, it will be same. So nuclear force is same between proton proton, neutron proton and neutron neutron, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ये सेम लगेगा। ये चीज सुनकर के थोड़ा सा अलग फील आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है, बट ये चीज जो है ऑब्जर्वेशन से किया गया है कि जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स है आपको, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में जो फोर्स लगेगा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो लगेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जो लगेगा, ये फोर्स सारे के सारे फोर्स सेम होंगे। एंड ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो फोर्स है ये फंडामेंटल फोर्स है, बट दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं है। सो दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, नॉट ए सेंट्रल फोर्स, दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम लोग बात करें तो क्या इस केस में जो न्यूक्लियर फोर्स को डिराइव किया जा सकता है क्वार्क क्वार्क इंटरैक्शन पे, तो न्यूक्लियर फोर्स आर डिराइव्ड, डिराइव्ड किया जा सकता है। तो जहां पे भी क्वार्क क्वार्क इंटरैक्शन होगा, क्वार्क क्या है इसके बारे में कुछ हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे, क्वार्क इंटरैक्शन। तो जहां पे भी क्वार्क इंटरैक्शन होगा वहां पे न्यूक्लियर फोर्स को डिराइव्ड किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर फोर्स इट कैन बी डिराइव्ड, इट कैन बी डिराइव्ड। This is one point. Next point we are having proton, neutrons and mesons can experience a strong nuclear force. तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो चार्ज लेस है, और प्रोटॉन चार्ज है, तो क्या कर लिया, अब चार्ज के रहने से न्यूक्लियर फोर्स पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड mesons can experience, I have mentioned mesons also, experience experience a strong nuclear force. This you have to remember, ठीक है। अब अगली बारी आती है, कौन सा है जो न्यूक्लियर फोर्स को, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये तो बाहर बाहर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब कहाँ से आ गया, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो,
न्यूट्रिनो। सो इफ इट इज एंटी न्यूट्रिनो, ये सब क्या करेगा? डू नॉट एक्सपीरियंस, डू नॉट। क्यों क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं करेगा? तो इसको एक्सपीरियंस, डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कौन कर रहा है? प्रोटॉन कर रहा है, न्यूट्रॉन कर रहा है, मेसॉन्स कर रहा है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो जो है ये एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन से, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कैन एक्सपीरियंस weak nuclear force, weak nuclear force. That is the thing you have to understand. So this was all about the nuclear force which I discussed here. I think it will be helpful for you to understand the advanced level what it is, that nuclear force will be of the order of, it is attractive in nature, and it will be a strong force. It will be between proton proton, neutron neutron, and proton neutron, and it will be of the range of 10 to the power minus 15, which is called short range or nuclear range. Nuclear force and electromagnetic force, if it will consider, the nuclear force will be 50 to 60 times more than if the separation there it is 1 fermimeter. It is independent of charge. Nuclear force is same for proton proton, neutron proton, and neutron neutron. This is not the central force, and we can have quark quark interaction. In that case, nuclear force can be derived over there. Then proton, neutron, and mesons can experience a strong nuclear force. And electron, neutrino, antineutrino do not experience any strong nuclear force. What is neutrino and antineutrino? Can experience the weak nuclear force. So these are the terms which you need to understand all about the nuclear force. Okay, I hope it is clear. Now we are coming to the next point. It is called binding energy. How we can calculate the binding energy? बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको, बट दिस इज व्हाट इट इज, हाउ यू कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, हाउ वी कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या था? आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, sorry, to large distance is called binding energy. So this is what it is, the amount of energy needed to separate the constituent particles, constituent here it is nucleons, constituent nucleons to large distances is called binding energy, is called binding energy. तो बाइंडिंग एनर्जी, अब इसको अगर आप समझें तो इसको आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स टू लार्ज डिस्टेंस। अब कोई न्यूक्लियॉन है, अब उसके न्यूक्लियॉन के सारे पार्टिकल को हटा करके आप इन्फिनिटी पे लेके चले जाइए, इन्फिनिटी पे लेके चले जाइए, तो न्यूक्लियस के सिस्टम से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है, कहाँ पे ले जाना है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए, इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए प्रोटॉन को अलग कर दिया, न्यूट्रॉन को अलग कर दिया, न्यूक्लियस टूट गया, खत्म हो गया। तो इस केस में जो सेपरेट करने के लिए कंस्टिट्यूएंट एनर्जी चाहिए लार्ज डिस्टेंस पे ले जाने के लिए, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। हाउ यू कैन रिलेट दिस विद मास z over there, and then speed of light, and then mass of neutron, mass of proton, everything how you can relate here. तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास क्या क्या है? So this is what it is. Let's suppose I am considering here, this is to be nucleus having the atomic number Z here it is, और इसका कोई भी इस तरह से फॉर्मेट में Z और मास नंबर A मान लेते हैं, अगर इस तरह का एलिमेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी इस न्यूक्लियस के, अगर न्यूक्लियस के लिए अगर हमें लिखना होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा न्यूक्लियस को इनिशियली, मतलब जहां पे है यहां से आपको सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? तो न्यूक्लियस में कौन कौन चीज है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को अलग कर दो, प्रोटॉन को अलग कर दो, कहाँ ले जाओ? इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ। तो इसको सेपरेट करने में जो एनर्जी आपका रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट वी कैन राइट, जेड
mass of the, this is mass of proton I have taken here, then plus what we have done here, it is, let's suppose number of neutron, it is capital N. So this is what Z is the proton number and mass of proton, then this number of neutron capital N it is, and then mass of neutron here it is. तो इससे क्या हो गया, ये मास निकल गया प्रोटॉन का टोटल, और ये मास निकल गया, ये मास है प्रोटॉन का टोटल और ये मास है न्यूट्रॉन का टोटल। अब इस मास में से अगर हम न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट को हम मल्टीप्लाई कर दें सी स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हमने मास डिफेक्ट को क्यों यूज किया, इसके लिए जो है आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एम एंड देन सी स्क्वायर, that we are having the binding energy where delta m and c square. Delta m you can write here, this delta m whatever I have written here, this is what we are having, the Z mass of proton, Z times mass of proton, then we are having that n times mass of neutron. So this is what we are having, that basis of न्यूक्लियन हम लोग मास निकाल पा रहे हैं, ये जो मास है। और इस मास में से अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस को घटा दें, मास ऑफ न्यूक्लियस कहां से निकालेंगे, दिस मास इज नथिंग बट इट इज ए माइनस ऑफ जेड। तो ए माइनस जेड जो आएगा और ये जो आएगा, आपको इन दोनों में अंतर होगा क्या, बिल्कुल अंतर होगा, तभी तो मास डिफेक्ट निकलेगा। तो जो मास डिफेक्ट है आपका वो क्या है, पहले तो आप मास निकालो किसका, इसके बेसिस पे मास नंबर और जेड के बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस जेड करो, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग, this mass of nucleus, this is what it is called, mass of nucleus, mass of nucleus। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे। फिर मास डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, तो जितना प्रोटॉन है उसका मास, जितना न्यूट्रॉन है उसका मास, और फिर उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस घटा देंगे तो मास डिफेक्ट निकल गया, ये इस मास में से हम लोग घटाएंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी स्क्वायर से, तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एंड यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन एमपी है और एमएन, जो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड एन जो है यहाँ पे एम एन, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। I hope it is clear. You can understand everything here what I have written. On the basis of that, you can find out binding energy. And binding energy के बेसिस पे जो है binding energy कर्व बनाया गया है। आप एक बार एनसीईआरटी को देख लेंगे, उसमें सारा डायग्राम जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व का दिया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे हम लोग जो है इसको न्यूक्लियाई को स्टडी कर पाते हैं कि कौन सा न्यूक्लिया जो है लाइट है आपको, और बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे किस तरह से जो है आप दो न्यूक्लियस को कंबाइन करके सिंगल न्यूक्लियस जो बनेगा उसका मास भी निकाल सकते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे। तो इसमें एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, जैसे दो न्यूक्लियस को हम कंबाइन करेंगे फ्यूजन बनेगा, दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो टूटेगा तो फ्यूजन होगा। तो इन सब में भी रिलीज इन एनर्जी इन फ्यूजन process will be based on that fact only, whatever the we are having that binding energy per nucleon it is। तो per nucleon का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी per nucleon प्रैक्टिकली जो देखा गया है that is constant, it lies between 30 to 170 if I'll say here it is। so binding energy per nucleon को अगर हम लोग देखें तो this is binding energy per nucleon, पर न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन में जो है आपका प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, दिस इज व्हाट वी हैव, इट इज कांस्टेंट वैल्यू वी आर हैविंग इन दिस रेंज, दिस इज 30 to 170, दिस रेंज इट इज, दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग रेंज। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम बात करते हैं, और अगर 30 से नीचे जाते हैं तो उसके केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो लोअर होगा, बोथ साइड वी हैव लेस देन 30 आल्सो। और हैवी न्यूक्लियाई के लिए भी अगर हम बात करेंगे जो कि बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा है आपको, तो इस केस में क्या होगा कि अगर 30 से नीचे जाएंगे तो इट विल बी, दैट विल बी लोअर देन दिस 30। एंड जो हैवी न्यूक्लियर होगा उसके लिए जो है ए जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है इट विल बी ग्रेटर देन 170। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इससे नीचे और इससे आगे, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिकली इस रेंज में जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, दैट यू नीड टू कंसीडर इन माइंड।
अब जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, ये लास्ट चैप्टर का है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। और रेडियो एक्टिविटी में मेनली आपको टी हाफ को रिलेट करना है और टी एवरेज निकालना है कैसे। और देयर इज वन ग्राफ बिटवीन एक्टिविटी एंड द टाइम एंड द लॉग ग्राफ ऑफ एक्टिविटी एंड टाइम। So this is what I'm going to complete. And after that, you'll be having nuclear fusion and fission, and then what it is, this chapter will be finished. So this is the last part which I'm going to discuss in this video. It is radioactivity. So how you can relate radioactivity here? It is radioactivity. This is very important for the point of view JMN also and advance also. Radioactivity का सबसे पहले जो है आपको डिस्कवरी हुआ था, जो कि हेनरी नाम का, हेनरी बैकरेल साइंटिस्ट, it discovered about the radioactivity in 1896। और रेडियोएक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक तरह से आप समझिए कि ये प्रॉपर्टी होता है कुछ हैवी एलिमेंट का, जो कि अपने आप डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब वो अपने आप जो है अपने न्यूक्लियस से, एटम से, फॉर्मेट से दूसरे न्यूक्लियस में चले जाते हैं। दूसरा मतलब या तो अल्फा डीके हो गया तो वो दूसरा फॉर्मेट में चला गया, दूसरे एलिमेंट में चले जाएंगे डिसइंटीग्रेट होकर के या बीटा डीके हो गया, या नहीं तो गामा डीके होगा, वट एवर इट इज। तो इस तरह का जो हैवी एलिमेंट्स जब भी होगा, हैवी एलिमेंट्स के केस में डिसइंटीग्रेशन अपने आप अगर होने लगता है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। कभी कभी होता है कि हम लोग मतलब कुछ एक्सटर्नल एजेंट को भी अगर यूज करते हैं, तो उससे भी होता है कि विदाउट फोर्सिंग ऑल्सो, इफ इट इज हैपनिंग नेचुरली, बिना किसी फोर्सफुल के, तो उसको रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ हैवी एलिमेंट विच इज considered to be the disintegrate itself without being forced by any external agent over there. So this is called all about the radioactivity. This is discovered by the Henry Becquerel in 1896। and radioactivity का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस discovered in 1896। दिस फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर से, प्रेशर से या केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या हम रेडियो एक्टिविटी को अफेक्ट कर पाते हैं? नहीं। सो रेडियो एक्टिविटी जो होगा, दिस इज रेडियो एक्टिविटी is not affected, it is not affected by temperature, it is not affected by temperature, it is not affected by pressure and chemical composition, chemical combination। सो केमिकल कॉम्बिनेशन हो, चाहे टेम्परेचर चेंज करना हो, चाहे प्रेशर चेंज करना हो, रेडियो एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप रेडियो एक्टिविटी को लगाएंगे, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन न्यूक्लियस in the sample will decay during the next second or not. This is what we can say, all have an equal chance। तो रेडियो एक्टिविटी जो है अगले सेकंड में वो न्यूक्लियस जो है आपका डीके करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में जो है कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि न्यूक्लियस अगले सेकंड में डीके करेगा या नहीं करेगा। तो लॉ क्या है इसका, जो आपको ध्यान रखना है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। व्हाट इज रेडियोएक्टिव लॉ? लॉ क्या है? तो लॉ ये है कि dN/dt, n क्या है? n जो है सॉरी, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दिस इज dN/dt, इट इज माइनस, क्यों? क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर हियर, इट इज n इज द सैंपल इनिशियल वैल्यू, इट इज। तो जो रेट ऑफ डीके होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एटम, and this you can write here, it is minus of dN/dt। this dN/dt, what we say, it is lambda times of n, and this is what it is called, this is dN/dt, where lambda is called decay constant, this is decay constant। और इसी को सॉल्व अगर आप करोगे किस तरीके से, तो हियर वी आर हैविंग dN divided by n, and is equal to minus of lambda times of dt।
integrate it from 0 to here we are having n naught and here it is n at any general time t. We'll be getting the solution like n is equal to n naught e to the power minus lambda t. तो ये जो है आपका ये हो गया जो इसमें सैंपल में जो है आपको टी टाइम पे रहेगा, एन नॉट जो है वो इनिशियल सैंपल में है, टी जीरो पे है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन आया है ये आपको एक तरह से हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फॉर्मेट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, टर्म एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताओ बेटा एक्टिविटी क्या होगा, एक्टिविटी 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 को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड माइनस ऑफ dn by dt. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन द फर्स्ट. So what you, if you differentiate this relation with respect to time, it is, so what it will be, it is what we can say lambda times n naught e to the power minus lambda t, this only. So यहाँ पे अगर हम इस a को लिखना चाहें यहाँ पे इसके टर्म में, a naught के टर्म में, तो what we can write here, a is equal to a naught e to the power minus of lambda t. This is a, you can say activity at any t time. This is activity at t time, this is activity at initial time, this is what activity it is. तो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब इसमें कुछ यूनिट्स हैं, कभी कभी बच्चे उसमें भी जो है कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है उनको समझने में, तो यूनिट का आपको कैसे यूज करना है, दैट यू कैन राइट हियर 1 becquerel। 1 becquerel इसको हम लोग बोलते हैं 1 DK, 1 DK पर सेकेंड, दैट इज मीनिंग ऑफ becquerel। becquerel को हम लोग लिखते हैं कैपिटल BQ, एंड दिस इज व्हाट इट इज SI यूनिट इसका, एक्टिविटी का, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी। becquerel क्यों लिया गया, क्योंकि becquerel इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेनरी becquerel हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी। नाउ अब आ गई क्यूरी पिक्चर में, आ गई मैडम क्यूरी। क्यूरी आ गई कब, जब इनको नोबेल प्राइज मिला 1900। तो 1 क्यूरी किसको बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक 1 CI, CI इट इज। और इसको कैसे लिखेंगे, 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 becquerel इट इज। तो क्यूरी को becquerel से रिलेट कर दिया गया, ये ऐसे ही तो देखते हैं कि गॉस को टेस्ला से लगा दिया गया, गॉस भी अलग है टेस्ला भी अलग है, उसको जोड़ दिया और फिर आप कैलकुलेट करते रहिए। फिर नेक्स्ट है 1 रदरफोर्ड, यहाँ पे रदरफोर्ड को भी ले लिया, रदरफोर्ड, सो इट इज 1 रदरफोर्ड। हाउ यू कैन राइट, इट इज 10 टू द पावर 6 disintegration per second, so it is disintegration per second, that is what you can say, it is disintegration per second, 10 to the power 6 disintegration per second means it is 1 रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का भी यूनिट कभी कभी दे देगा, कभी क्यूरी दे देगा, कभी becquerel दे देगा, और फिर आप उसमें जो है उसको इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब है आधा जीवन, आधा जीवन। हाफ लाइफ इसके लिए, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। कैसे निकालेंगे, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है यहाँ पे, जैसे n को हमने लिखा था n नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। अब इस इक्वेशन में जिस समय आपके पास n जो है ये टेंस टू हो जाए n नॉट बाय 2, उस समय क्या होगा, उस समय t टेंस टू हो जाएगा दैट t बाय 2, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ, t बाय 2। तो t/2 के केस में इसको हम लोग बोलेंगे t/2 या t हाफ, इट इज दैट हाउ यू कैन रिलेट, सो यू कैन राइट द हाफ लाइफ। So half life you can relate, it is half life, it is represented by t half, and you can write t half in the form of, here it is, if you write this one, so you'll be getting ln2। so this is very important relation। तो t half और lambda के बारे में, t half जब भी हटाना हो तो ln2 by lambda यूज कर लेंगे, या lambda हटाना हो तो ln2 by t half यूज कर लेंगे, and this relation is remarkable while we are solving the this radioactivity question में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो this relation is very important to remember। then 0.693 I'm writing ln2 and then lambda we are having this way, you can write this one। अब इस रिलेशन में अगर हमें और भी रिलेट करना हो हाफ लाइफ को, क्योंकि एक बार हाफ लाइफ दिया हुआ है, 2 बार हाफ लाइफ, इस तरह से अगर कई बार हाफ लाइफ को यूज किया जाएगा तो हाउ यू कैन रिलेट,
तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट एन नोट जो है, एन नोट बी द इनिशियल नंबर, किसका, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर, एक्टिव, जो एक्टिव न्यूक्लियर है उसका एन नॉट नंबर है। एंड यहाँ पे दूसरा नंबर जो है ये एन है, एन बी द, एन बी द एक्टिव न्यूक्लियर, एक्टिव न्यूक्लियर, इट इज द एक्टिव न्यूक्लियर रिमेनिंग आफ्टर, दिस इज रिमेनिंग आफ्टर, आफ्टर एन हाफ लाइव्स। अब कितना हाफ लाइव है, एन हाफ लाइव्स है। तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे इस केस में, ऑब्जेक्टिव के केस में, दैट व्हाट यू कैन राइट कैपिटल एन जो होगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एंड नॉट हियर इट इज डिवाइडेड बाय इनिशियल, यही था, 2 टू द पावर एन, 2 टू द पावर एन। यहाँ पे एन क्या है, एन जो है ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, एन जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। इसको यूज करके आप क्वेश्चंस में कभी कभी जान डाल देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इस फॉर्मेट को डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को डायरेक्ट यूज करेंगे, जब संजीवनी का जरूरत होता है तभी जो है लक्ष्मण को संजीवनी दिया जाता है, ऐसे तो उतारेंगे नहीं। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं उतारा जा सकता। अब इसका एप्लीकेशन हमें देखना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी हियर। तो रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन में दिस इज लास्ट फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड आफ्टर दैट विल बी हैविंग दैट एवरेज लाइफ एंड द ग्राफ इट इज ओके। तो एप्लीकेशन क्या है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट R1 बी एक्टिविटी, किसका, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मान लिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका R1 क्या है, एक्टिविटी है, और उस केस में एट T इज इक्वल टू T1 टाइम दिया हुआ है, ये तो मान लेते हैं T इज इक्वल टू T1 टाइम। एंड दूसरा जो है आपको R2 है, R2 बी द एक्टिविटी, सेम इट इज रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का एक्टिविटी है, लेकिन इसके लिए क्या टाइम है, रेडियो एक्टिविटी, दिस इज R2 be the activity here at T is equal to T2। तो इस केस में हम लोग देखते हैं, then what you can write for R1, it is lambda times of N1, this is one thing you are having, and the what about this 2 R2, you can write it is lambda times of N2। now you can see here the both are having different time T1 and T2, and this how I have written that R is equal to lambda, and here it is this dn by dt minus it is lambda times of n, this is only activity, here I have written activity is minus of dn by dt, this is activity। so dn by dt को अगर हमें लिखना हो तो क्या होगा, lambda times n होगा। lambda क्या है, lambda वहां पे जो है, लेमडा यहाँ पे जो है आपका वो एक्टिविटी कांस्टेंट है, और लेमडा को मेनली डी के कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है। तो R1 विल बी लेमडा टाइम्स N1 एंड R2 विल बी लेमडा टाइम्स ऑफ N2। अब इसमें हमें ये चीज देखना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, दैट डिसइंटीग्रेटेड number of nuclei that disintegrated already in T2 माइनस T1। तो टोटल टाइम जो है आपका, पहले T1 था उसका एक्टिविटी R1 था, फिर दूसरा टाइम जो है T2 था, तो इस टाइम इंटरवल में यानी कि T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में कितना हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। तो इसमें जो है अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस विल बी, we are having N1 minus of N2, and this is what we are having, R1 minus of R2 divided by lambda, here it is, this you can write, here it is R1 minus of R2, and then what is the lambda here we can write in terms of, it will be T half, it is lambda को अभी हमने बताया था कि ln2 divided by T half, T half here you can write this one, where T half is the हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इस रिलेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो दो अलग अलग मटेरियल रहेगा उसके और टी हाफ के बेसिस पे हम रिलेट कर सकते हैं एक्टिविटी के बेसिस पे, और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन। नाउ वी आर हैविंग एवरेज लाइफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज लाइफ। सो एवरेज लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ की जब बात आएगी तो इसको हम लोग कैपिटल टी एवरेज से दिखाएंगे,
and this is what we are having. T average is called, this is 1 by lambda, this is called 1 by lambda, that is called एवरेज लाइफ, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 बाय लैम्डा। अब लैम्डा क्या था, तो लैम्डा था ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो टी हाफ को ऊपर लेके चले जाइए, तो दिस इज टी हाफ डिवाइडेड बाय ln2। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि टी एवरेज जो होगा, दिस टी एवरेज विल बी 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ln2 का वैल्यू को रखे 1 by ln2, इट इज 1.44 एंड देन टी हाफ। तो टी हाफ को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, whenever it is t half is given to you, you can find out the t average what it will be। और इसको अगर हम t average को लिखना चाहे किसके टर्म में, t half के टर्म में, तो you can write t half also। so t half will be, it is 0.693 ln2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए किससे, t average से, तो that will be t half, तो t average से मल्टीप्लाई कर दिए। so these are the two important relation that you have to keep in mind when we are solving the numerical kind of thing, this is very important to remember over there। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो है आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो टी हाफ है यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, तो अगर हम वन मीन या एवरेज लाइफ निकालते हैं तो उस केस में कितना 37% होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो मीन लाइफ या 1 बाय लैम्डा फॉर्मेट में क्या होगा, सो दिस यू कैन सी हियर 0.693 जो है आपका टी हाफ है इनटू एवरेज, टी एवरेज करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द फॉलोइंग important points, these are the important points that you should keep in mind। first point I'm considering here, that after one mean, these are the direct result you can use after one mean, average life, mean or average life, it is the same, it is mean or average life। तो आफ्टर वन मीन या एवरेज लाइफ एन का वैल्यू जो होगा, दिस विल बी 37%, और व्हाट यू कैन से 37% ऑफ एन नॉट। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इट इज 0.37 एंड नॉट वैल्यू यू कैन राइट, द मीनिंग इज सेम। दूसरा, अगर हम टू मीन लाइफ की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो ये सब कैलकुलेशन है उसी इक्वेशन के बेसिस पे जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, दैट बेसिस यू कैन कैलकुलेट, आई एम नॉट गोइंग इन डीप डेरिवेशन हियर। सो इन टू मीन और एवरेज लाइफ, what we are having that n value, it will be, we need to write 37% of this is what we are having, that and not it is, so it is, oh, result I'm writing here, this is we are having final result is 0.135 and not this one I'm writing। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, ये दोनों चीज डायरेक्ट यूज होगा, दोनों इक्वेशन को जो है आपको यूज करना है। देन अगर हम लॉग टर्म में इसको रिलेट करते हैं तो लॉग एन क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग एन नॉट माइनस ऑफ लेमडा टी, जो रिलेशन हमारे पास था एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, इसमें दोनों तरफ लॉग लगाइए तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी के टर्म में लिखना चाहे तो लॉग आर जो होगा, लॉग आर नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ लेमडा टी हो जाएगा। दिस ऑल्सो यू कैन राइट in terms of our it is activity। so how we can draw the graph, if it is graph between what we are having, this is time graph, general time, and it is n क्या है, n यहाँ पे ये जो नंबर इसका जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनिशियल n नॉट से t टाइम पे वो है, या अगर हम इसको एक्टिविटी के तरह यूज करते हैं तो या r भी हम अगर रखते हैं तो it will be disintegrate exponentially, so this kind of graph will be having, and it is exponentially decreasing graph, you can see here। so this n can be written like n naught e to the power of minus lambda t, this is one relation you need to remember। what about activity, you can write this activity is r naught e to the power of minus of lambda t, and here we are having, suppose I am considering this point to be the t half here, t half means if it is starting with the n naught value or if it is starting with r naught activity, then it will be at a position where it will be n naught by 2, or this activity will be r naught by 2। by that time, what the time we are having, this is called t half, this is called t half। there will be one time it is called t average, so when it will be t average, by that time what the activity will be, it will be 0.37, it is n times, it is n time and not initial value, so what 0.37 here I was
I have written. So it is one mean life or one average life you will go for. It is 37% of the and not value direct here. It is from this value you will be getting from this graph it is. So likewise, you should remember the graph and you can have other, and there is also graph between this what I have written here, N or R and T. If I'll go for the graph between log N, so if the y-axis we are having log N, log value. So you can see this log value we are having log N is equal to log N naught minus of lambda T, and the x-axis we are having T. So the graph will be, it is start like this kind of graph, it will be at T0, we are having this log N naught, here it is. This is the initial value graph we are having. Then the slope of this, what we are having slope, you can see, you can correlate this y is equal to mx plus format. So what the m value here, we have minus of lambda. So slope you are having minus of lambda. This is in the form of y is equal to mx plus c format. This is the equation of a straight line having slope m. And this is y-intercept, y-intercept. So this y-intercept format, you know that this is y-axis. So whenever we have equation of log n is equal to log n naught minus lambda t, you can relate the equation like this. This straight line graph you will be getting over here. So I hope it is clear for you to understand all kind of graph. This is log n graph with the t, and this is n or r graph with the t it is. So it will be exponential decreasing kind of graph, and you'll be having that relation, exponential relation. On the basis of that, you can relate initial and any general time. At t tends to infinity, it will be 0. At t tends to infinity, it will be 0. So it is exponential kind of graph. Okay, so next we are having, next point, this is the fourth point. As radiation passes through the matter, because here radioactivity, you know that radioactivity happening means disintegration is happening. So radiation passes through the matter also. So intensity goes on decreasing. So what you can say, intensity, how you can relate over here. So intensity goes on decreasing. This will goes on decreasing as a rate of this I is equal to, it is I naught e to the power of minus mu times of x. What it is, I and I naught, where you can say here x is, where x we are having, this called thickness, and mu thickness of that matter of which is radioactive element it is, and mu is called absorption coefficient. This is, so this is absorption. These are the things which will be mentioned if it is asked you. So absorption coefficient in the question, or they can ask you this parameter only. So accordingly you can understand when we have the alpha beta decay and the beta plus decay. So these are the example which I'm just writing here, what you can go for. So when we have alpha decay, so this is the thing you can say alpha decay. When it is alpha decay, then there will be change in the mass number and the atomic number. So you see here this uranium it is, and it is of 92 and 238. This mass number it is. When the alpha decay will be there, it will be changed into thorium and having atomic number of 90 and the mass number it is 234. Then there will be one helium atom, it is 2 times 2 is the atomic number and 4 is the mass number. And what about this Q value? You will be getting here 4.25 mega electron volt. This much energy is getting released, mega electron volt. So once it is alpha decay here, you can see this side we are having 90 plus of 2. So this is getting conserved. This side we are having mass number 234 plus 4. So this is getting conserved. So whenever it will be alpha decay, you can see here one nucleus, and this is what it is alpha called helium particle here getting emitted. So we are having this uranium nucleus and it is changing, it is radioactive element. Radioactive element होने के कारण से क्या हो रहा है, यहाँ इससे जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, तो ये न्यूक्लियस जो है अब चेंज होकर के थोरियम में पहुंच जाएगा और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, और इस केस में इतना एनर्जी बाहर निकल रहा है जब ये प्रोसेस अल्फा का डीके हो रहा है। यानी यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसमें से अल्फा पार्टिकल डीके होने से एनर्जी रिलीज हो रहा है। उस एनर्जी का कहाँ यूज करेंगे, तो एनर्जी का यूज करने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, अमेरिका लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है, मेनी कंट्रीज आर यूजिंग एनर्जी, व्हाट यू कैन से मैनिपुलेशन ओनली दे आर डूइंग। नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर हैविंग बीटा डीके। तो बीटा डीके जो है आपका ये दो तरह का होगा, एक बीटा माइनस डीके। सो बीटा माइनस डीके किसको बोलेंगे, बीटा माइनस डीके में आप समझिए कि
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरह जो है एक पार्टिकल निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लेट सपोज फास्फोरस आई एम कंसिडरिंग 15 and 32 is the mass number of phosphorus, and it is getting one electron is getting बीटा माइनस डी के जब हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज लाइक वन e electron I am considering here. This is to be, and this sulfur is having mass number, this atomic number, it is 16, and here we are having 32. And in this case you can see if it is electron, that there will be charge here it is, and there is one here mass number if you consider. So what is we are having minus of 1 here it is, so this will be 15 this side also, this side also will be 15, and there will be some here we are having, and this anti-neutrino particle it is. The energy will release here also. And if it is what we can say beta plus decay, these are the only equation I'm writing here. I'm not going in detail. You can go. You can see this. It is if it is 29 and this is 64. तो कॉपर का अगर हम बात करते हैं तो कॉपर से जब निकेल में जाएंगे तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो यहाँ से 28 है, यहाँ बीटा प्लस होने का मतलब है कि यहाँ आपका ई प्लस बन रहा है, और यहाँ पे जो है न्यूट्रिनो निकलेगा, न्यूट्रिनो। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि जब भी बीटा माइनस डीके हो रहा है, अगर हम बीटा माइनस डीके की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन जो है ये आपको एक प्रोटॉन बन रहा है, और यहाँ बीटा माइनस इसी को बोलेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बिल्ड हो रहा है। तो ये बीटा माइनस में होगा। तो जब भी आप फास्फोरस से सल्फर में जा रहे हैं तो यहाँ पे इसका एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रॉन जो है डीके हो गया, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट में यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो इस केस में न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहेगा, और दोनों न्यूट्रॉन को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड अप करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास कंसिडरेशन में रहेगा। दिस इज व्हाट इट इज यू नीड टू कंसीडर। एंड अगर हम बीटा प्लस की बात करते हैं तो बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बीटा प्लस डीके जब भी होगा तो इस केस में आपका प्रोटॉन जो है दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, here it is, and some neutrino particle is there, this is called neutrino particle। तो जब प्रोटॉन आपका चेंज हो रहा है किस में, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस में, here it is, this is called beta decay। and when neutron is getting changed into proton and electron minus, here it is, this is called beta minus decay। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट which one is getting convert, तो अगर न्यूट्रॉन चेंज होगा, न्यूट्रॉन अगर आपका डीके होगा तो उस केस में जो है न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बनाएगा तो उस केस में बीटा माइनस होगा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाएगा तो उस केस में बीटा प्लस होगा। अब ये तो आपको समझना होगा कि क्या बन रहा है यहाँ पे 28, एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड 64, एंड देन वी आर हैविंग, नाउ यू कैन सी हियर वी आर हैविंग 28, हियर वी आर हैविंग 29। तो 29 से जब 28 में जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपका एक जो है यहाँ पे यूनिट घट रहा है, यानी यहाँ प्रोटॉन स्प्लिट हो रहा है। यहाँ क्या था 15 से आप 16 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ प्रोटॉन बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग और एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजिंग। if atomic number is increasing means neutron is getting converted into proton, if atomic number is here it is you can see decreasing, it means that कि प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रॉन में और E प्लस में चेंज कर जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन थिंक, आई होप इट इज क्लियर। Next, you are having that and this alpha particle, beta particle. We have seen that, and जो भी डीके होगा यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है ये आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। What we have seen the decay here, it is neutrons and proton are not the fundamental particle. It is so this is what it is, beta plus and beta minus is what we have seen here। That kind of things once you are getting you need to keep in mind that neutrons and protons are not supposed to be fundamental particles। तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो बन रहा है, जो आपको दिख रहा है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली। its concept what you can say is introduced to conserve angular momentum। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो को जो लाया गया है यहाँ पे, इसका कंसेप्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो को बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पे। एट एन इंस्टेंट इफ यू थिंक अबाउट द डीके टू बी टेकन प्लेस ओवर हियर, सो या तो अल्फा डीके होगा या नहीं तो बीटा डीके होगा। अगर बीटा डीके होगा तो बीटा में
न्यूट्रॉन जा सकता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो उसको बीटा माइनस बोलेंगे। और प्रोटॉन जा सकता है न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन प्लस में, तो उसको बीटा प्लस बोलेंगे। तो या तो डीके अल्फा होगा या बीटा होगा, बीटा में होगा तो बीटा प्लस होगा या बीटा माइनस होगा। अब ये चीज आपको ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उन चीजों को सोच पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। अब इस चीज को ध्यान देना है कि जब भी हम किसी न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो फॉर्म होगा आपको, उसमें न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। दीज आर द स्प्लिट ओवर देयर। जब भी फ्यूजन की बात आएगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर में जो रिएक्शन होगा, that you need to understand two kind of reaction we are having. One is nuclear fusion and another is nuclear fission। न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब भी हम बात करेंगे फ्यूजन का, तो इसमें ये चीज, फ्यूजन का मतलब ये है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्लब होगा। यानी कि अगर हम ए की बात करें और बी की बात करें, इस तरह का दो न्यूक्लियस जो है कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस अगर बन रहा है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज हैवी न्यूक्लियस इफ इट इज मेकिंग। तो दो छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इट इज। एंड जब कोई बड़ा पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, इसको हम बोल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी यहाँ हो सकता है। दिस इज व्हाट वी कैन से हियर, इट इज हैवी स्प्लिट होकर के, और ये आपको दो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जा रहा है। दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स, सी व्हाट यू कैन से। when heavy is getting splitted, so it is fission means that break, and fusion means it is combine it is। So when we have nucleus level, at nucleus level, if in case of sun energy you can go for sun energy। तो सन में आप एनर्जी देखिए कितना है। न्यूक्लियर फ्यूजन का वो रिलेशन है, फ्यूजन, उसमें क्या होता है कि आपको हाइड्रोजन पार्टिकल, दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियर है, अगर हैवी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा और लाइटर पार्ट में जाएगा तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। तो जब भी हैवी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होकर के स्मॉलर में जाएगा तो वो फ्यूजन करके जाएगा और फाइनली ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, व्हाट यू कैन से। और जो हैवी न्यूक्लियस है, अगर वो डिस्टॉर्टेड होकर के ग्रेजुअली होकर के और इंक्रीज करके ब्रेक करके न्यूक्लियस बना रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या समझेंगे, जैसे हैवी न्यूक्लियस अगर अंडरगो डिस्टॉर्ट होता है और वो ब्रेक होता है, दिस इज व्हाट वी हैव फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूजन के केस में हैवी जो है डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल बनेगा। तो दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियस वी आर हैविंग, लेट्स सपोज हियर, एंड द एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस इज हैविंग E1। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरीके से जो है फॉर्मेट बिल्डअप होगा कि दो पार्ट में ये बिल्डअप होगा। इसका एनर्जी लेवल मान लेते हैं कि E2 है, और यहाँ पे E2 जो एनर्जी लेवल है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन E1। ये जो शेप आप सेकेंड केस में देख पा रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज, इस वाले केस में जो हैवी न्यूक्लियस है इसका एनर्जी मान लिए E है। ठीक है। अब इसके कारण से अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्लिट होना है, इस तरह का फॉर्मेट मान लेते हैं हम, इस तरह का फॉर्मेट हो रहा है। अब ये स्प्लिट होगा, अब ये जब स्प्लिट होगा तो तीसरा फॉर्मेट आप देख लीजिए कि ये फॉर्मेट पे ये स्प्लिट हो गया। अब इस केस में एनर्जी अगर E3 है दोनों का अलग अलग, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सबसे जो एनर्जी लेवल होगा इसमें वो E2 का होगा, और इसके बाद जो होगा ये फर्स्ट का होगा, और फिर जो लास्ट में है वो सबसे कम एनर्जी लेवल में हो रहा है आपको। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस फेज वी आर हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी, दिस फेज वी आर हैविंग mediatory kind of energy, this initial, and this is having the least energy we are having। least energy का मतलब है मोर स्टेबल केस वो गेन करेगा, तभी वो least स्टेबल एनर्जी, कम एनर्जी रहेगा तभी वो मोर स्टेबल होगा। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। एंड देन टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज व्हाट फ्यूजन इट इज। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ये चीज होगा आपको। और फ्यूजन के केस में क्या होगा कि जब दो लाइट न्यूक्लियर फ्यूज करके कंबाइन करके आपको हैवी न्यूक्लियस को बनाएगा, उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन बोलेंगे। इस केस में हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो इसमें वेरी हाई टेम्परेचर वहां पे होगा। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन का जब भी रिएक्शन हम करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर आपको काफी ज्यादा होगा। जैसे फ्यूजन का एग्जांपल हमारे पास जो है नेचुरल लेवल पे है, जिसको आप जानते हैं कि वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग सन। तो सन के केस में आप जानते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स वी आर हैविंग इज सन ओनली। फ्यूजन के केस में क्या हो रहा है, दो प्रोटॉन जो है आपको वो एक मतलब व्हाट यू कैन से, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कुलम्बिंग फोर्स होगा, कुलम्बियन फोर्स होगा, बट उस रिपल्सिव फोर्स से उस बैरियर को तोड़ते हुए वो क्या करता है, कंबाइन फॉर्म करके एक एनर्जी बिल्ड करता है जहां पे हाई टेम्परेचर है।
और हैवी न्यूक्लियस बनाता है, प्रोटॉन को 2 प्रोटॉन मिलकर के। तो इस केस में जो आपका व्हाट यू कैन से टेम्परेचर विल बी देयर, इट इज 10⁹ व्हाट वी आर हैविंग 10⁹ Kelvin it is, Kelvin it is. So I hope I covered all the segment of this chapter it is, and once it is done, then तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दैट एनर्जी जो न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में हम लोग देख रहे हैं कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होता है इस तरीके से बीच में, और देन दोनों स्प्लिट होगा, तो जो एनर्जी स्प्लिट हो रहा है वो सबसे कम एनर्जी यहाँ पे एनर्जी है आपको इनके पास। और जो मीडिएटरी फॉर्मेट है इस केस में सेम थिंग इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑल्सो। फ्यूजन में क्या होता है, दो कंबाइन होकर के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बिल्ड होगा, इस केस में आपको काफी एनर्जी रिलीज होगा। और इसमें टेम्परेचर भी हाई होता है, जैसे सन के अगर हम सन के अगर कॉम्बिनेशन को हम लोग बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा है, और जिसके बेसिस पे आप जानते हैं कि जो सन का टेम्परेचर है वो काफी ह्यूज टेम्परेचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर nuclei chapter it is. I hope it is I covered all the topics which is needed for you to write the JMN exam, basic level and for advanced level also. You just need to practice the problem only. Basic concept I have discussed here, on the basis of that you can solve the question related with binding energy per nucleon, and the mass defect it is, and then radioactivity, what we have the activity it is, and then T half relation I have discussed here. Everything I hope it is clear for you to understand. So I finished the all topics related with atoms and nuclear. It is this is the third last video of the atoms and nuclear. Next video it will be uploaded very soon. For the now onward I'll update for class 12 topic. The first thing it will be from class 12 it will be, so maybe it will be starting from electrostat or maybe from magnetic. So it will be uploaded in very soon it is. I hope it is okay for you. Thank you.